साथियों नमस्कार। साथियों एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इस क्वार्टर में 8% से ऊपर देखी गई है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कोई और इंस्टीट्यूशन हो, सब ये अंदाजा लगा रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये 7% के आसपास रहेगी। किसी किसी ने तो कहा था कि 6% के आसपास रहेगी। और बहुत से तो इस देश में ही रहने वाले लोग ये कहते थे कि इकोनॉमी में तो भारत बहुत बेकार हो गया है, इकोनॉमी में तो पिछड़ गया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है ये साफ साफ दर्शा रही है कि इस क्वार्टर में यानी कि तिमाही में जो ग्रोथ रेट है 8.4% की रही है। तिमाही का मतलब क्या होता है? देखो, जो ग्रोथ रेट निकाली जाती है वो हर 3 महीने में एक बार निकाली जाती है। आपको पता है कि टोटल 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के 4 स्लॉट होते हैं, उसमें ये निकाली जाती है। तो अभी जो निकाली गई है ये दिसंबर तक की निकाली गई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। अब जो जनवरी, फरवरी, मार्च की आएगी ये अंतिम होगी इस क्वार्टर की, और इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अलग अलग वेबसाइट्स पर हेडिंग चल रही है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.4% रही है। इसमें भी ये बात कही गई है। आगे भी अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, जहां आज पूरा वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है, मंदी में जा रहा है, वहां भारत में मंदी जैसा कुछ है ही नहीं। और देखा जाए तो भारत में मंदी आ भी नहीं सकती है। कारण है, उसमें मैं भी डिस्कशन करूंगा। देखो, 2023 में ये अनुमान था कि यूनाइटेड किंगडम के मंदी में जाने के जो चांसेस हैं वो 75% है, न्यूजीलैंड के 70%, यूएस के 65%। देख रहे हो, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं सब मंदी में जाने की कगार पर थी। यहां तक कि यूके तो अब चला गया है मंदी में, आपका जर्मनी जा चुका है मंदी में, आपका फ्रांस मंदी की कगार पर खड़ा हुआ है, जापान मंदी में जा चुका है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देश मंदी में जा चुके हैं। उनकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में नहीं चल रही, नेगेटिव में चल रही है। जब ग्रोथ रेट नेगेटिव में चले, मान लो इन 3 महीनों में आपका प्रोडक्शन हुआ 100 रुपए का, ठीक है, यानी 100 रुपए आपने बनाए एक तरीके से। अब अगले 3 महीने में आपने बना लिए 110 रुपए, ठीक है, तो कितने परसेंट आपने ज्यादा कर लिया? 10% का उछाल किया आपने। ठीक है। तो हमारा देश क्या कर रहा है कि जितने पैसे इन 3 महीनों में बनाए हैं, अगले 3 महीनों में इससे ज्यादा बना रहे हैं। देखा जाता है पिछले साल के 3 महीने के हिसाब से, बट हम समझने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक। लेकिन जो ये देश हैं, विकसित राष्ट्र, ये क्या कर रहे हैं? पैसे बढ़ाने की बजाय 100 का 110 करने की बजाय 100 का 90 कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि दिसंबर 2023 में भारत ने अगर 108 रुपए बनाए हैं तो दिसंबर 2022 में भारत ने 100 रुपए के आसपास बनाए थे। पिछले साल के उस महीने से कंपेयर किया जाता है या उस तिमाही से कंपेयर किया जाता है, 3 मंथ से। ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो हमारा तो आगे बढ़ रहा है, विदेशियों का या इनका जो विकसित राष्ट्र है इनका गिर रहा है। यहां तक कि एशिया में जो ताकतवर देश है जापान, फाइनेंशियली जो ताकतवर है, वो भी धीरे धीरे रिसेशन में आ रहा है और लगभग आ ही चुका है। ठीक है। लेकिन एक देश है जिसके चांसेस 0% थे, और वो है भारत। क्यों है बात करेंगे। ठीक है। ये एक स्टैटिस्टिक्स है, जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स देखने से ही समझ में आता है उनके लिए ये मैंने तैयार करी है। अगर रिसेशन के इंडिकेटर्स देखे जाएं तो पर्सनल कंजप्शन देखा जाए तो उसका ये ग्राफ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा जाए तो वो भी गिरा फिर उठा, जॉब्स देखे जाए तो गिरे फिर उठे, और रियल पर्सनल इनकम देखी जाए तो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। ये जो ग्राफ है ये इकोनॉमिक्स के छात्रों के लिए है, इसमें ज्यादा दिमाग मारने जैसा नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक अगर जनवरी 2024 का देखा जाए तो 2024 में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर देश को, हमारे देश को एक बड़ी इकोनॉमी बनना है, अगले कुछ साल में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, अपने यहां पर जॉब सबसे ज्यादा पैदा करने हैं, अपने यहां पर महंगाई को दूर दूर तक नहीं आने देना है, तो अब भारत को चाहिए कि 8% नहीं, लगभग 10% की दर से ग्रोथ रेट करे, अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाए और अगले 3-4 साल तक लगातार दिखाता रहे। तब जाके हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बन पाएंगे। ठीक है। ये बात इसमें कही जा रही है। और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि अगर जनवरी 2024 से हम आकलन करें और मार्च 2024 तक की बात करें तो अनुमान ये लग रहा है कि इसमें भी हमारी जो ग्रोथ रेट है करीब करीब 7.8% तक रहेगी। इसमें भी हम आगे रहेंगे। और अगर ऐसा रहा तो फिर अनुमान ये है कि मार्च के बाद हमारी ग्रोथ रेट लगभग वही 8 के आसपास झूलेगी। 8 से 2 पॉइंट ज्यादा जा सकती है, 2 पॉइंट कम हो सकती है। अगर ऐसा रहा तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम है ही, हम इतनी बड़ा सेंटर बन जाएंगे इकोनॉमी का कि जितने भी इन्वेस्टमेंट आज चाइना में जा रहे हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो सब भारत की तरफ आकर्षित होंगे। देखो, कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं,
भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था है, ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना भी भारत से पीछे है। चाइना की ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो अभी 5% के आसपास चल रही है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे 4 या 5 के आसपास ही चलेगी और कमजोर ही होती जाएगी उसकी अर्थव्यवस्था। तो चाइना पीछे हो रहा है, यूरोप में रिसेशन आ चुका है, अमेरिका रिसेशन की कगार पे खड़ा हुआ है, रिसेशन तो नहीं आया, स्लो डाउन चल रहा है एक तरीके से वहां पर, और जापान रिसेशन में आ चुका है, मंदी में आ चुका है। जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े बाजार आज मंदी की कगार पर खड़े हुए हैं, वहीं एक बाजार ऐसा है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जब एक बाजार आगे बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां के लोग जेब से पैसा निकाल रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं, और जो चीज खरीद रहा होता है वहीं पर तो कंपनी जाकर के चीजें बेचेंगी। तो बेचने का मतलब क्या है, जब खरीदेंगे तो यहाँ पर और ज्यादा आएंगी, आने का मतलब है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ की फैक्ट्री लगा लें, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर आउटलेट लगा लें, कोई मैकडोनल्ड की लगा ले, कोई पिज्जा की लगा ले, कोई किसी की लगा ले। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो रोजगार भी मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो इकोनॉमी और बूम करती है। ये बात आपकी समझ में आ गई? अब सवाल ये उठता है साहब कि भारत ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में जहां सब देश डूब रहे हैं समय के साथ, भारत उछल रहा है या आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी के मामले में, ऐसा क्यों है? इस पर एक चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एक केस स्टडी देखते हैं। यूरोप में आज मंदी आई हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है रशिया और यूक्रेन का वॉर। यूरोप ने आंख बंद करके यूक्रेन को सपोर्ट करने का निश्चय किया, अमेरिका ने वही किया। इन्होंने इसको सपोर्ट करने के चक्कर में रशिया पे लगा दिए सैंक्शंस। रशिया पे सैंक्शंस लगे तो रशिया पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, रशिया ने हम देख लेंगे अपना। लेकिन रशिया से जो पाइपलाइन यहां आती है तेल और गैस की, उस पर रशिया ने कटौती कर दी, प्लस इन्होंने खुद भी कटौती कर दी। जब आप तेल रशिया से नहीं लोगे तो तेल आपको कहीं और से मंगाना पड़ेगा, जब तेल आप कहीं और से मंगाओगे तो शिप का खर्चा देना पड़ेगा, जब खर्चा देना पड़ेगा तो तेल महंगा हो जाएगा, जब तेल महंगा हो जाएगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्टेशन से ही आती है। अगर आपके शहर में मान लो टमाटर भी आ रहे हैं तो किसी दूसरे शहर से ही आ रहे होंगे, ट्रक में लद के ही आएंगे, तो टमाटर के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रक के पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं या डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से जब हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे लोग खरीदना कम कर देंगे, और जब लोग खरीदना कम कर देंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो पैसा आप पहले बना रहे थे उतना नहीं बना पाएंगे, जब पहले जैसा पैसा नहीं बना पाएंगे उसी को रिसेशन कहते हैं। यूरोप तो डूबा है इस चक्कर में, यानी कि यूक्रेन का साथ देने के चक्कर में डूब गया यूरोप। और यूरोप अब कहता है कि भाई अमेरिका, हम तुम्हारे चक्कर में पड़ लिए, इसको साथ देके हम बर्बाद हो गए, अब हम बर्बाद होना नहीं चाहते। अमेरिका बर्बाद इसलिए हो लिया क्योंकि अमेरिका ने यहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अमेरिका ने यहां पर इन देशों में जो आग लगा रखी है, जितने भी यहां पर आपको गल्फ कंट्रीज दिख रहे हैं, आज इजराइल की लड़ाई हो रही है, इराक में कुछ ना कुछ हो रहा है, ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, इन सब के उठापटक की वजह से अमेरिका अपनी वजह से परेशान है। प्लस अमेरिका के जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे इस बात से परेशान आ गए कि क्या अमेरिका दूसरों में अपने आप को फंसाए रखता है। इससे अमेरिका में भी जो तेल का मामला था, जो तेल अमेरिका पहले दूसरे देशों से सस्ता लेता था, वो लेना भी अमेरिका ने कम कर दिया है। अमेरिका अपनी शेल गैस पर काम कर रहा है, इसकी वजह से वहाँ भी तेल का जो कंजप्शन है पहले के मुकाबले, कंजप्शन तो उतना ही है लेकिन दाम उसमें कम नहीं रहे जितने पहले थे। तो अमेरिका का अपना एक कारण है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जापान की। जापान इसलिए कमजोर होता जा रहा है अर्थव्यवस्था में क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग बूढ़े हो गए, काम करने वाले लोग नहीं रहे उतने, इसलिए जापान जो है उसमें पीछे पिछड़ रहा है। चाइना इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में अपने कर्मों की वजह से हो चुका है बदनाम। चाइना हर देश पर कब्जा करने की सोचता है, इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट इसने पहले कर रखे थे, यहाँ तक कि इसका जो गुलाम है ना पाकिस्तान, इसमें भी जो इसने सीपेक बना रखा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ग्वादर पोर्ट के नाम से कि हम यहाँ पर एक पोर्ट बनाएंगे। चाइना कहता है ना कि भाई हमने एक कॉरिडोर बना रखा है सीपेक और यहाँ पर एक पोर्ट बनाएंगे ग्वादर पोर्ट, इसमें भी जो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसे भी ये पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि वहाँ के बलूचिस्तान के लोग इन्हें पकड़ पकड़ के मारते हैं और चाइना का जो काम है वो पूरा नहीं होने देते, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट दुनिया में फंसा रह गया है। चाइना एक तो उस वजह से परेशान है, और दूसरा चाइना का एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था भारत, आज भी है नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे भारत जो है चाइना के लिए मार्केट सिकुड़ता जा रहा है। भारत के लोगों में चेतना आ रही है कि चाइना की चीज़ यूज़ नहीं करनी अगर उसके बदले में इंडियन चीज़ अवेलेबल है तो, इसलिए चाइना का जो एक बहुत बड़ा मार्केट था वो भी सिकुड़ गया चाइना की हरकतों की वजह से। तो चाइना इसलिए परेशान है। दूसरा चाइना की दिक्कत ये है कि चाइना में भी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है अब डिक्लाइन पर है। आपको पता है वन चाइना पॉलिसी आई थी कि एक ही बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी। आपको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी कि आप एक ही बच्चा कर सकते हो चाइना में। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जनसंख्या घट गई है, काम करने वाले लोग कम हो गए,
प्लस चाइना में इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट पहले चाइना में होते थे, जब से कोरोना काल आया है और वो गया है, तब से चाइना में इन्वेस्टमेंट उठ के बाहर जा रहे हैं, चाहे वियतनाम आ रहे हों, चाहे भारत आ रहे हों, चाहे कहीं और जा रहे हों। तो इस वजह से चाइना बैकफुट पर है। और अफ्रीका से उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि अफ्रीका अभी उतना विकासशील नहीं है। ये है दुनिया का एक सिनारियो। अब भारत का सिनारियो क्या है? भारत क्यों मंदी में नहीं जा सकता, या भारत में मंदी क्यों नहीं आती, इस पर भी चर्चा करते हैं। भारत में मंदी न आने के कुछ 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है भारत का कि हमारे यहां पर डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। आप यहां पर कुछ भी बना लो, उसको खरीदने वाले मिल जाएंगे। कुछ भी बना लो, ठीक है। आपने मान लो एक तरीके से टीवी बना लिया बड़ा वाला, जो पहले टीवी चलता था ना, आजकल तो एलईडी स्क्रीन के चल रहे हैं, पहले बड़ा वाला टीवी चलता था। आज आपने मान लो वो बना लिया, तो आपका वो भी बिक जाएगा। इस देश में लोग हैं खरीदने वाले। डाइवर्सिटी हर तरीके से है। डाइवर्सिटी टेस्ट में है, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, तो आप खाने में कुछ भी बनाओ बिकेगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लोग ड्रेस अलग अलग पहनते हैं, ड्रेस में आप कुछ भी बना लो जरूर बिकेगी। और कोई नहीं खरीदेगा तो रणवीर सिंह खरीद लेगा, आपकी ड्रेस बिकेगी जरूर। तो उसके लिए भी यहां पर व्यवस्था है। अगर आप मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, तो वो भी बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि डाइवर्सिटी है। कौन सी डाइवर्सिटी है? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। यानी कि यहां पर पैसे के मामले में भी काफी लोग आगे और पीछे हैं। अमीर से अमीर भी बैठे हुए हैं, गरीब से गरीब भी बैठे हुए हैं। ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आज के 40 साल पुराना स्कूटर भी खरीदने को तैयार है, ऐसे भी हैं। ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आज के 30 साल पुराना, 20 साल पुराना टेलीविजन भी खरीदने को तैयार है। गरीबी है हमारे देश में, तो ये भी आपका बिकेगा। उसके अलावा डाइवर्सिटी आपको अमीरों में भी मिल जाएगी। अमीर लोग शौक के लिए चीजें खरीदते हैं, वहां भी डाइवर्सिटी है। तो हर तरीके से आपके देश में डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। आप कुछ भी बना लो, चीज आपकी बिकेगी बिकेगी। आप एक छोटा सा दिया बना लो, वो भी बिक जाएगा, किसी ना किसी त्योहार में काम आ जाएगा। रिलीजन डाइवर्सिटी भी है, कल्चरल या रिलीजन एक ही चीज है, ठीक है। इस वजह से भी चीजें बिकती हैं। ये डाइवर्सिटी आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। मान लो आप जापान में कोई चीज बना लेते हैं, तो जापान में एक जैसी भाषा बोलते हैं सब, वहां पर एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, एक जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, एक जैसा खाना खाया जाता है, तो वहां डाइवर्सिटी नहीं है ज्यादा। जापान में जाकर के अगर आप पानी पूरी की ठेल लगा लें तो गारंटी नहीं कि चलेगी, यहां लगा लो चल जाएगी, कहीं ना कहीं तो चली जाएगी। आप बात समझ रहे हैं ना? डाइवर्सिटी, विविधता हमारे देश में है। हमारे देश में कुछ भी चल सकता है। एक पिज्जा जो सिर्फ इटली में खाया जाता है, हो सकता है वो पिज्जा यूके में ना चले, हो सकता है वो पिज्जा पोलैंड वाले ना खाएं, हो सकता है उस पिज्जा को जापान वाले ना खाएं, लेकिन इंडिया में ले आओ, इंडिया में वो भी चल जाएगा। हो सकता है आप कुछ नॉनवेज बनाओ, जो नॉनवेज सिर्फ अरब कंट्रीज में खाया जाता है, कोई बात नहीं, वहां के अलावा हो सकता है वर्ल्ड में कोई और ना खाता हो, भारत में ले आओ वो भी खप जाएगा। आप हो सकता है मंचूरिया बनाते हो, मंचूरियन चाइना में, और चाइनीज लोगों से खाते हो, या जापानीज लोग खाते हो, कोरियन लोग खाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया ले आओ, इंडिया में वो भी चल जाएगा। मोमोज केवल जापान में, चाइना में इधर खाए जाते हैं, आप इंडिया में ले आओ, यहाँ भी खाए जाएंगे। कोई या तो उबले हुए खा लेगा, नहीं तो उसे फ्राई कर लेगा, फ्राई करके खा जाएगा। डाइवर्सिटी। इस वजह से हमारे यहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है, बशर्ते खरीदने की स्थिति आदमी की हो। दूसरा हमारे देश की जो विशेषता है वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है एज ग्रुप, एज का फैक्टर। हमारे यहां पर हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे, एज में भी जवान ज्यादा मिलेंगे। आज की डेट में भारत पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। एक तरीके से युवा देश का मतलब है डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे बोलते हैं। एक तरीके से हमारे देश में आज आपको 35 साल से कम उम्र के लगभग 65% युवा मिल जाएंगे, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। ऐसे 65% लोग हैं। तो यानी कि लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए सक्षम है। ये दिक्कत कहाँ आ रही है? जापान में आ रही है। जापान में ऐसे लोग नहीं है, चाइना में ऐसे लोग नहीं है, वहां इसी समस्या से वो लोग ग्रसित है, लेकिन हमारे देश में इसकी कोई कमी नहीं है। तो काम करने वाले लोग हैं। अगली चीज हमारे देश में जो है, जो काम कर रही है इस वक्त, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो वर्तमान सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत जोर दे रही है। आपने गौर किया हो, नितिन गडकरी के बारे में आपने सुना होगा। नितिन गडकरी के जो हाईवेज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। डेली हजारों किलोमीटर की सड़क बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं। जब हाईवेज बनते हैं तो प्रोडक्शन फास्ट होता है। क्यों प्रोडक्शन फास्ट होता है? मान लो पहले दिल्ली से बंबई तक जाने में फर्ज करो 10 घंटे लगते थे, है ना। अब मान लो आपने हाईवे बना दिया और दिल्ली से बंबई फर्ज करो आप 5 घंटे में पहुंच जाते हो या 6 घंटे में पहुंच जाते हो। तो जो माल पहले 10 घंटे में पहुंचता था अब 5 घंटे में पहुंच जाएगा, जल्दी से बन जाएगा और जल्दी से मार्केट में आ जाएगा।
तो मार्केट में सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक है, तो लोग खरीदेंगे भी। ऐसे ही मालगाड़ियों में आपने देखा होगा फ्राइट कॉरिडोर बना दिया है। फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है, एक अलग से पटरी डेडिकेट कर दी गई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी और मालगाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। पहले क्या होता था, एक मालगाड़ी अगर दिल्ली से बंबई जा रही है तो एक हफ्ते में पहुंचती थी, धीरे धीरे चलती चलाती जाती थी। कोई गाड़ी और निकलनी है तो मालगाड़ी को रोक देते थे, दूसरी गाड़ी को निकाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मालगाड़ी अलग से दौड़ेगी। मतलब सप्लाई तेज करो तो लोग खरीदेंगे भी तेजी से। आज आप एक कार बुक करने जाओ, कोई भी कार बुक करने चले जाओ, मान लो स्कॉर्पियो बुक करने चले जाओ, तो आपको स्कॉर्पियो मिलने में करीब करीब 5 से 6 महीने लग जाएंगे। अब आपको पता चला यार कि मुझे कार लेनी है और 5-6 महीने तो स्कॉर्पियो में लग जाएंगे, तो एक काम करता हूँ, स्कॉर्पियो की जगह में कुछ और ले लेता हूँ जो 1-2 महीने में मिल जाए। तो आपने स्कॉर्पियो नहीं खरीदी, कुछ और खरीद लिया सस्ता सा। और फर्ज करो सरकार कुछ ऐसा कर दे कि जिस स्कॉर्पियो को बन के यहाँ पर आने में 5 से 6 महीने लग रहे हैं, उस स्कॉर्पियो को आने में सिर्फ 1 महीना लगे, इतना फास्ट कर दे सब कुछ, तो आप कहोगे ठीक है स्कॉर्पियो ले लूंगा। तो जो आदमी एक 20 लाख की गाड़ी खरीदने गया था, वो अवेलेबल ना होने के कारण वो 12 लाख की खरीद के ला रहा है। अगर उसे 20 लाख की अवेलेबल हो जाए तो 20 लाख की ले आएगा वो। तो पैसा मार्केट में गया कि नहीं गया, ये एक चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ये फायदा होता है। अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है दुनिया में, और यही कारण है कि अमेरिका सबसे अमीर है। अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। अमेरिका अमीर है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमीर है। भारत उसी पे काम कर रहा है। अगला, आपने देखा होगा सरकार लेकर के आई डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, जिसमें आजकल आप पेटीएम वगैरह यूज करते होगे, यूपीआई यूज करते होगे। इसने भी क्रांतिकारी काम किया है। मान लो आप बाजार में कुछ लेने निकले, पहले आज के 5-6 साल पहले आप बाजार में कुछ लेने निकले, आप किसी दोस्त के साथ जा रहे थे और आपने देखा कि इस दुकान में मेरा दोस्त एक टी शर्ट खरीदने आया है। आपने कहा मैं भी चल रहा हूँ, चल। पहले आप गए, आपने पता किया टी शर्ट 1000 रुपये की है, आपने जेब में हाथ डाले, जेब में पड़े 300 रुपये, तो आप क्या कहोगे, भैया मैं बाद में ले लूंगा, तुम ले लो, आपका दोस्त ले लेगा। लेकिन आज अगर वही सीन हो जाए तो आप क्या करोगे, भैया पेटीएम हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है मैं भी ले ही लेता हूँ यार, आपने सोचा होगी तो देखी जाएगी, ले लो, तो आपने खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया। इससे भी क्या हो रहा है कि मार्केट में पैसा आ रहा है, ये भी एक चीज है। इसके साथ साथ एक घटना और घटित हुई है जो आपको पता हो, वो है आधार प्लस जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट ने एक बहुत क्रांतिकारी काम यह कर दिया है कि पहले लोगों के अकाउंट नहीं हुआ करते थे, जनधन आने के बाद 40 करोड़ लोगों ने अपने नए अकाउंट खोले हैं। इससे क्या फायदा होता है, नए अकाउंट खोलने से फायदा यह होता है कि मान लो कोई लड़का है, उसका नाम है रवि, रवि को पहले तनख्वाह मिली, मान लो 100 रुपये तनख्वाह मिली पहले, लेकिन रवि का बैंक में अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट रवि का नहीं है, तो ये 100 रुपये क्या करेगा, रवि अपने पास रखेगा, घर में ही पड़े रहेंगे, उसी से रवि खरीद लाएगा, अपनी जरूरत पूरी कर लेगा और धीरे धीरे 100 रुपये खत्म हो जाएंगे उसके, यही तो होगा। अब सरकार ने जनधन अकाउंट खोल दिए तो रवि ने भी क्या किया, बैंक में एक अकाउंट खुलवा लिया। अब बैंक में अकाउंट खुलवाया तो रवि ने सोचा यार 100 रुपये अपने पास रखने से अच्छा है कि 90 रुपये बैंक के खाते में जमा कर देता हूं। रवि ने 90 रुपये बैंक के खाते में जमा कर दिए, अच्छा है बैंक में पड़े रहेंगे। या सरकार ने उसे कोई लाभ दिया जो सीधे जो है बैंक अकाउंट में आया। आपने सुना होगा गैस की सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में आएगी, कोई भी सब्सिडी होगी बैंक अकाउंट में आएगी, सरकार कोई भत्ता देगी तो बैंक अकाउंट में आएगी, इस तरीके से भी हो सकता है। पर हम मान लेते हैं इसने अपनी सैलरी के 90 रुपये बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब बैंक वाला क्या करेगा, इस 90 रुपये का कुछ तो अपने पास रखेगा, मान लो 10 रुपये बैंक अपने पास रखती है, 80 रुपये क्या करेगा, लोन दे देगा किसी को। मान लो लोन दे दिया, किसी को घर बनवाना था, लोन लेने आया, 80 रुपये से लोन दे दिया। अब जिसे लोन दिया है वो भी अब घर बनवाएगा तो मजदूरों को पेमेंट करेगा, मजदूरों को लोन लेने के बाद मजदूरों को पेमेंट तो करेगा ही करेगा। इसने 80 रुपये में से मान लो 70 रुपये मजदूरों को दे दिए, मटेरियल वाले को दे दिए, सबको दे दिए। अब मजदूरों के हाथ में भी पैसा गया और मजदूर उस पैसे का क्या करेगा, बाजार से सामान खरीदेगा। तो 100 रुपये जो पहले उसके पास ही रहते थे अब उसने बैंक में जमा कर दिए, तो 10 जगह वो घूम रहे हैं, 10 जगह घूम रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको फ्रीज कर दो, बिल्कुल ऐसे पॉज कर दो, इस वक्त आप रवि से पूछो कि रवि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो रवि कहेगा मेरे पास 100 रुपए हैं। रवि कहेगा 90 रुपए बैंक में जमा है और 10 रुपए मेरे पास पड़े हैं। इस वक्त आप बैंक से पूछोगे बैंक आपके पास कितने रुपए हैं, तो बैंक कहेगी हमारे पास भी 100 रुपए हैं, बैंक कहेगी 90 रुपए हैं, 80 रुपए हमने लोन दे रखा है, 10 रुपए हमारे पास रखे हुए हैं। अब आप लोन जिसने लिया है उससे पूछो
कि आपके पास कितने रुपए भी हाथ में, लोन वाला कहेगा मेरे पास अभी 80 रुपए हैं, अभी यहीं तक की गाड़ी रखते हैं, लोन वाला कहेगा मेरे पास अभी 80 रुपए हैं। सबके हाथ में है ना भी कुछ ना कुछ, किसी के हाथ में है, किसी के बैंक में पड़े हैं, कहीं ना कहीं है मतलब, ठीक है। तो देखो लोन वाला कहेगा मेरे पास 80 है, ये कहेगा मेरे पास 90 है, ये कहेगा मेरे पास 100 है। तो एक ने कहा 90 है, एक ने कहा 80 है और एक ने कहा मेरे पास 100 है। टोटल ऐड करो तो ये आ जाएगा 270। इस वक्त मार्केट में 270 रुपए घूम रहे हैं, जबकि छप करके हाथ में कितने आए थे? 100। वो अब आप कहोगे कि मान लो अचानक रवि बैंक से निकाल लाया, तो मान लो बैंक ने लोन का इसका वापसी मांग ली, तो वो अचानक वाली बात अलग है। मैं फ्रीज करके बात कर रहा हूँ, एक पल के लिए सब फ्रीज कर दें, पॉज कर दें, तो क्या स्थिति होगी। कोई अचानक मांगने नहीं आ जाता, बैंक में सबके सब एक साथ पैसा मांगने नहीं आ जाते, ऐसा कभी नहीं होता। बैंक क्या करती है, इसकी टोपी उसके सर, इससे 100 रुपये आए उसको 90 दिए, उससे 100 रुपये आए इसको 90 दिए। अब आप कहोगे मांगने वाले एक साथ आ गए तो बैंक तो लूट जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। एक इंस्टीट्यूशन है ये, इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। बैंक ने छापे 100 थे, मार्केट में घूम 270 रहे हैं। अब ये आगे और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगी, मैंने आगे चार्ट लिया नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप इसीलिए। तो बैंक अकाउंट खुलवाने का ये फायदा था, सरकार ने जानबूझ के बैंक अकाउंट खुलवाए थे। उसके बाद सरकार लेकर के आई डिमोनेटाइजेशन, जिससे कि लोग घबरा जाएं और बैंक में और जमा करके आए। और डिमोनेटाइजेशन जो है करने के बाद उसी वक्त सरकार लेकर के आ गई थी डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, कि अगर जनता के हाथ में पैसा नहीं है तो कम से कम पेटीएम वगैरह से तो ट्रांसफर कर सके, और वहां से आदमियों को आदत पड़ गई ट्रांसफर करने की। तो ये अगला कारण है कि हमारी जो इकोनॉमी है क्यों दुनिया की नजरों में नहीं बन पा रही है, या हम दुनिया से अलग क्यों चल रहे हैं इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका। ठीक है, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, उसके बाद आपका जनधन अकाउंट। एक चीज और है, हमारे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत है। ये हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप कहोगे ये क्या है साहब? सुबह सुबह मजदूर अपने घर से निकला, घर से निकलने के बाद काम ढूंढा, काम मिल गया और काम करने चला गया। इस मजदूर का ना तो कहीं नाम लिखा है सरकारी कागज में, इस मजदूर का ना तो किसी कंपनी के अंतर्गत नाम लिखा है। ये मजदूर गुमनाम है, किसी को नहीं पता कि ये है भी कि नहीं है, किसी को नहीं पता ये कितने कमा रहा है, कितने खर्च कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। और मान लो आप सरकारी नौकरी करने गए या प्राइवेट नौकरी करने गए, तो नौकरी करते वक्त आपको एक पत्र मिलेगा ना, कहीं ना कहीं आपका नाम तो दर्ज होगा ना, सरकारी रिकॉर्ड में तो आप होगे ना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषता क्या है कि ये इकोनॉमी को हमेशा चलाता रहता है, कभी ये रुकता नहीं है। फर्ज करो कोरोना आया था, कोरोना काल में क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद सरकार को लग रहा था कि सब लोग अपने घर में बंद बैठे होंगे, कोई काम पे नहीं जा रहा होगा। सरकार ने वेरीफाई करने के लिए पूछा भी कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री वालों इधर आओ, तुम्हारे यहाँ पर कितने मजदूर आ रहे हैं? रिलायंस वाले यहाँ के तो सब ऑर्गेनाइज्ड है। वो कहेगा भाई देखो ये रिकॉर्ड है, कोई नहीं आ रहा, फैक्ट्री बंद पड़ी है। वो कहेगा अच्छा पोस्ट ऑफिस वालों इधर आओ, तुम्हारे यहाँ कितने कर्मचारी काम करने आ रहे हैं? अरे साहब छुट्टी है, देखो कोई नहीं आ रहा। लेकिन सरकार कभी ये पूछने गई कि मजदूर कितने काम कर रहे हैं, ठेले वाले कितने खोल के बैठे हैं, अंदर खाने कितना काम हो रहा है, दुकान का शटर गिरा के कितने लोग दुकान चला रहे हैं? ये किसी ने नहीं पूछा। लेकिन उस वक्त भी हमारा देश चल रहा था। उस वक्त भी छोटी छोटी दुकानें, कोई कचौड़ी बेच रहा है, कोई मान लो समोसा बेच रहा है, छोटे छोटे आउटलेट खोल के बैठे हुए, चल रही है धीरे धीरे गाड़ी। कोई सब्जी वाला धीरे से ठेल लेकर के आ गया, उसने जल्दी से सब्जी बेच ली और चला गया। कोई दूध के पैकेट्स बेच रहा है शटर के नीचे से। ऐसे इकोनॉमी चलती रही थी। इसलिए उस वक्त जिन लोगों ने यह अंदाजा लगाया था, वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, कि इंडिया की इकोनॉमी तो डूब जाएगी, इंडिया तो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इंडिया ऐसा गया नहीं। इंडिया ने उल्टा खेल कर दिया। इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त गिरी तो थी, लेकिन फिर तेजी से उठ गई। आपको याद हो -24% तेजी से उठ गई। तेजी से क्यों उठी थी? यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जो इकोनॉमी को चला रहा था। ये है भारत। आप भारत में कितना भी लॉकडाउन लगा लो, इकोनॉमी चलती रहेगी। हो सकता है उतनी तेज ना चले, लेकिन चलती रहेगी। तो जो ये वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस है ना, वो भारत की इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं। वो वही चीजों को पढ़ के अध्ययन करते हैं जो कागज में उन्हें मिल जाता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं पहचान पाते, उसकी ताकत को नहीं पहचान पाते, और असली खेल तो वही कर रहा है। ये सब कारण है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहती है, और आगे भी देखना ये विकास ही करती रहेगी। हम इसलिए ना तो अमेरिका की तरफ होते ना रूस की तरफ होते। हमें रूस से तेल सस्ता मिल रहा है, हम लेंगे। हमें अमेरिका से कोई चीज महंगी मिल रही है, हम नहीं लेंगे। हम अपना एक स्टैंड रखते हैं। हमें चाइना से दिक्कत है, हम चाइना के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमें किसी और से दिक्कत है, उसके खिलाफ लेंगे। हमारे पास टूरिज्म का पूरा स्कोप है। मालदीव को हमने छोड़ा तो हमारे पास लक्षद्वीप है।
हमारे पास अंडमान निकोबार है, हमारे पास दुनिया भर के कोस्टल एरियाज हैं जहां हम जाकर के टूरिज्म कर सकते हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास कोल्ड डेजर्ट लद्दाख भी है, हमारे पास अरुणाचल, आसाम, ये सारे प्रदेश भी हैं। हम यहाँ घूम के आ सकते हैं। क्या कुछ नहीं है हमारे देश में? हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। हमारे यहाँ विविधताएं अलग अलग हैं, हर तरह के धर्म हैं, हर तरीके का खान पीन है, हर तरह का डेस्टिनेशन है। हमें किसी देश की जरूरत ही नहीं है। बस हमें एज अ कंट्री इन चीजों को जानना है और इसे उभारना है और दुनिया में उल्टा बेचना है। अगर हम दुनिया में अपनी चीजें बेच पाए अच्छे से तो दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। ऐसे ही महाशक्ति बना जाता है। ये है हमारी ताकत का राज। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी ताकत को पहचानो। क्यों कहा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना धंधा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप स्किल का डेवलपमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा अपने टैलेंट का पैसा कमाओ? क्यों? इसीलिए ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, या अपने टैलेंट का पैसा कमाओ। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको सामने लेके आओ, उससे पैसा कमाओ। एक टैलेंट से हो सकता है आप 1 लाख रुपए महीना कमा लो, और सरकारी नौकरी में हो सकता है 50,000 रुपये महीने ही कमा के रह जाओ। सरकारी नौकरी सिकोड़ देती है आदमी को, सुरक्षा तो देती है लेकिन सिकोड़ देती है। प्राइवेट नौकरी या जो अपना धंधा जब खोलते हो तो आदमी की सीमाएं खुली हुई हैं, पूरा आसमान है जीतने के लिए। ये फर्क है। कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह से सरकारी नौकरियों के बेसिस पर डेवलप्ड हुआ हो, कोई नहीं। हर किसी ने कैपिटलिज्म को अपनाया है, पूंजीवाद को अपनाया है। पूंजीवाद का मतलब यही होता है, प्राइवेटाइजेशन, जिसमें अपना धंधा ज्यादा से ज्यादा खोला जाए। यही अमेरिका ने किया, यही चीन ने किया, ये रूस नहीं कर पाया। इसलिए रूस देखो, मिलिट्री महाशक्ति तो है, आर्थिक महाशक्ति नहीं है। ये रूस की कमजोरी थी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और हमारे देश के लोगों को भी इस चीज पर जागरूकता अपने अंदर रखनी चाहिए और इसी चीज पर काम करना चाहिए कि एक ऐसे इंसान बने कि 2 लोगों को रोजगार दे पाए, ना कि रोजगार लेने के लिए जो है बात करते रहे। तो इस लेक्चर में इतनी ही बात करनी है। अगली बार मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।